हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होपफुली अच्छे होंगे और मैं आपको बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो बेटा आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है जीएसटी लॉ। जीएसटी लॉ जो आता है वो आता है हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस में। अगर बात करें हम इंटरमीडिएट लेवल की तो ये सीए इंटरमीडिएट लेवल में कवर करता है 40 मार्क्स, सीएमए में कवर करता है 80 मार्क्स और सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में ये कवर करता है 50 मार्क्स कस्टम्स एक्ट के साथ। चलते हैं फाइनल लेवल पे। तो फाइनल लेवल में ये सीए फाइनल में 75 मार्क्स को कवर करता है, सीएमए फाइनल में ये कवर करता है 50 मार्क्स और सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम में ये कवर करता है 60 मार्क्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए जीएसटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है जीएसटी। आज की क्लास में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जीएसटी के। आज की क्लासेस में हम कवर करेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं जीएसटी के, और साथ ही समझेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है जीएसटी का, जीएसटी इंडिया में कैसे आया, क्या बेनिफिट्स हमें जीएसटी से मिलते हैं, और जीएसटी आने से पहले हमारी जो कंट्री थी उसमें कौन से एक्ट्स जो थे वो एप्लीकेबल थे। साथ ही हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में कि जीएसटी जब हम लाए तो क्या हमने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की या हमें कोई ऐसी करने की नीड थी। तो ये सारे टॉपिक जो हैं हम इस क्लास में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। किसी भी कंट्री की डेवलपमेंटल नीड्स को पूरा करने के लिए जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो वहाँ की गवर्नमेंट की होती है। ये गवर्नमेंट की ही जिम्मेदारी होती है कि जो वहाँ रहने वाले सिटीजन हैं, वहाँ रहने वाली पब्लिक है, उन्हें वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, उन्हें वो रोड्स, उन्हें वो हॉस्पिटल एटसेट्रा ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करे। तो इन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए एक गवर्नमेंट के पास हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है रेवेन्यू की। और अगर साथ में वो कंट्री है एक डेवलपिंग कंट्री या डेवलपिंग इकोनॉमी, तो उस कंट्री के पास रेवेन्यू के जो सोर्सेस होते हैं बहुत ही लिमिटेड होते हैं। तो इस केस में जो मेजर रोल प्ले करता है वो होता है टैक्स। डेवलपिंग कंट्री के लिए टैक्स कलेक्शन प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है, से वो पब्लिक नीड्स पूरी कर सके और साथ में पब्लिक एक्सपेंडिचर कर सके। तो बेटे अगर हम बात करें कि टैक्स होता क्या है, तो टैक्स को उन्होंने डिफाइन किया है, वो बोलते हैं टैक्स में भी डिफाइन एज अ पैक्यूनरी बर्डन लेड अपॉन इंडिविजुअल्स और प्रॉपर्टी ओनर्स टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। यानी टैक्स एक पैक्यूनरी बर्डन है, एक धन संबंधी, एक मनी से रिलेटेड एक बर्डन है जो किसके ऊपर डाला जाता है, वो डाला जाता है इंडिविजुअल्स या प्रॉपर्टी ओनर्स पर। किसके लिए? ताकि वो सपोर्ट कर सके गवर्नमेंट को। अ पेमेंट एग्जैक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, यानी एक ऐसी पेमेंट जो लेजिस्लेटिव अथॉरिटी ने भी अप्रूव की है। तो अगर हम कहें कि टैक्स एक वॉलंटरी डोनेशन है तो आंसर इज नो, टैक्स कोई वॉलंटरी डोनेशन नहीं है। ये एक चार्ज है जो आपके ऊपर लेविड हुआ है, आपको देना ही देना है, एक मैंडेटरी कंप्लायंस है। A tax is not a voluntary payment or donation but an enforced contribution। ये एक enforced contribution है exacted pursuant to the legislative authority, जो legislative authority के according लगता है। In simple words, tax is nothing but money that people have to pay to the government which is used to provide public service। Next है हमारा direct and indirect taxes। तो बेटा आपको हम बता दें टैक्स को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज डायरेक्ट टैक्स एंड अनदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो चार्ज होता है जो डायरेक्टली लगाया जाता है एक टैक्स पेयर पे और गवर्नमेंट को वो ही पर्सन डायरेक्टली पे करता है। जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसका बर्डन जो है टैक्स पेयर वो शिफ्ट नहीं कर सकता किसी दूसरे पर्सन पर। ठीक है, इसका एक जो एग्जाम्पल है वो है एग्जाम्पल इनकम टैक्स। आइए, डायरेक्ट टैक्सेस। A tax is a kind of charge which is imposed directly on the taxpayer। यानी एक ऐसा चार्ज जो डायरेक्टली इम्पोज किया जाता है एक टैक्स पेयर पर एंड पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे किया जाता है। किसके थ्रू? बाय द पर्सन्स। पर्सन कौन होते हैं? ज्यूरिस्टिक और नेचुरल। नेचुरल भी हो सकते हैं या ज्यूरिस्टिक भी हो सकते हैं। इन केस आपको अगर लेनी है डायरेक्ट टैक्स की क्लासेस या इनकम टैक्स आपको पढ़ना है या पर्सन की डेफिनेशन को समझना है तो वो स्टूडेंट हमारे इनकम टैक्स की बेसिक कंसेप्ट की क्लास देख सकते हैं। मैंने वहां पर पर्सन की डेफिनेशन को डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। A direct tax is one that cannot be shifted by the taxpayer to someone else। डायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है जो टैक्स पेयर किसी दूसरे पर्सन पर शिफ्ट नहीं कर सकता। A significant direct tax imposed in India is income tax। जो एक मेजर डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है इंडिया में वो है इनकम टैक्स।
दूसरी तरफ हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है जो टैक्स डायरेक्टली नहीं लगता टैक्स पेयर पर, ये लगता है कंज्यूमर के ऊपर। यानी कंज्यूमर कौन? कंज्यूमर यानी वो पर्सन जो कंज्यूम करता है कोई गुड्स या सर्विसेज। तो हम अगर बात कहें कि इनडायरेक्ट टैक्स कैसे लेविट करता है, इनडायरेक्ट टैक्स लेविट करता रहता है हर स्टेज पर, और अल्टीमेटली ये पे किया जाता है किसके थ्रू? कंज्यूमर के थ्रू। यानी वो पर्सन जो लास्ट में कंज्यूम करेगा गुड्स या सर्विसेज, वो ही इस टैक्स को पे करता है। एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स लगता है वो डायरेक्टली टैक्स पेयर के ऊपर लग जाता है, बट इस केस में इनडायरेक्ट टैक्स में ये डायरेक्टली टैक्स पेयर के ऊपर नहीं लगता, ये पास ऑन होता रहता है और अल्टीमेटली इस टैक्स को वो पे करता है, वो पर्सन पे करता है जो गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करेगा। तो सिंपल अगर हम कहें तो इनडायरेक्ट टैक्स लगता किस पे है? इनडायरेक्ट टैक्स लगता है गुड्स और सर्विसेज पर, और ये पे कौन करता है? ये पे करता है कंज्यूमर। इस केस में जो टैक्स पे किया जा रहा है वो इनडायरेक्टली पे किया जाता है, डायरेक्टली पेमेंट नहीं होती। ठीक है बेटा, चलिए एक डिफरेंस को समझते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। सबसे पहले जी, दो तरह के टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बियर्स द इंसिडेंस ऑफ टैक्स। यानी डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? पर्सन क्या कर रहा है? टैक्स पे कर रहा है, सिंपली किसे? डायरेक्टली पे कर रहा है, किसे? गवर्नमेंट को, और वही अल्टीमेटली टैक्स को बियर कर रहा है। बट बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? द पर्सन पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट कलेक्ट्स द सेम फ्रॉम द अल्टीमेट कंज्यूमर। यानी जो पर्सन पे कर रहा है टैक्स गवर्नमेंट को, वो क्या करता है? अल्टीमेटली एक कलेक्टर है, वो कलेक्ट करता है उस पर्सन से। किस पर्सन से? जो पर्सन गुड्स या सर्विस को कंज्यूम कर रहा है, उससे वो कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर देता है। यानी टैक्स जिस पर लग रहा है वो पर्सन अलग है, टैक्स पेयर अलग है इनडायरेक्ट टैक्स के केस में। बट डायरेक्ट टैक्स के केस में टैक्स पेयर भी सेम पर्सन है और जिस पर्सन पर लग रहा है टैक्स वो भी सेम पर्सन है। नेक्स्ट, प्रोग्रेसिव इन नेचर, हाई रेट ऑफ टैक्स फॉर पीपल हैविंग हायर एबिलिटी टू पे टैक्स। ये जो टैक्स है वो प्रोग्रेसिव नेचर का, यानी बढ़ता रहता है। जिसकी इनकम ज्यादा है उस पे लगता है ज्यादा टैक्स, जिसकी इनकम कम है उस पे कम टैक्स लगता है। हाई रेट ऑफ टैक्सेस फॉर पीपल हैविंग हायर एबिलिटी टू पे, जिन लोगों के पास हायर एबिलिटी है पे करने की, उनके ऊपर हायर रेट लगते हैं। और बात करें अगर इनडायरेक्ट टैक्स की, तो ये रिग्रेसिव इन नेचर होता है, ये इंक्रीज नहीं करता। जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं वो इक्वली बियर करते हैं बर्डन। ऑल कंज्यूमर्स इक्वली बियर द बर्डन इन रेस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे। कितनी उनकी एबिलिटी है पे करने की, इस बात का टैक्स से कोई लेना देना नहीं होता इनडायरेक्ट टैक्स में। ठीक है, बर्डन ऑफ टैक्स बोर्न बाय द पर्सन हिमसेल्फ, जो बर्डन है डायरेक्ट टैक्स के केस में वो सिंपली पर्सन के ऊपर होता है। और अगर बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इसमें क्या होता है? टैक्स शिफ्ट होता जाता है, बर्डन ऑफ टैक्स शिफ्ट टू अनदर पर्सन। इस केस में टैक्स को क्या कर दिया जाता है? तो बात करें अगर एग्जाम्पल की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो उस केस में इनडायरेक्ट टैक्सेस में कवर होते हैं जीएसटी एंड कस्टम्स ड्यूटी, और डायरेक्ट टैक्स में कवर होता है इनकम टैक्स। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट जो है वो हमारा है फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस की क्या फीचर्स होती है? तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। Indirect taxes are major source of tax revenue for government worldwide and continue to grow as more countries move to consumption oriented tax regime। Indirect taxes जो है वो major source होता है किसी भी country की government के लिए, और धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसी वजह से जो countries हैं वो क्या कर रहे हैं? consumption oriented tax regime में बढ़ती जा रही है। अपने जो taxes हैं उन्हें consumption oriented tax regime में convert करती जा रही है। consumption oriented tax regime में क्या होते हैं? वो टैक्सेस होते हैं इनडायरेक्ट टैक्स बेटा, कि जो पर्सन उसे कंज्यूम करता है अल्टीमेटली वही टैक्स पे करता है, वो होता है कंजम्पशन ओरिएंटेड टैक्स। इन इंडिया, अब बात करते हैं अपनी कंट्री की। इन इंडिया इनडायरेक्ट टैक्सेस कंट्रीब्यूट मोर देन 50% ऑफ द टोटल टैक्स रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इंडिया में यानी हमारी कंट्री में जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का टोटल टैक्स रेवेन्यू आता है उसका 50% से भी ज्यादा वो कवर करते हैं किसके थ्रू? इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, टैक्स ऑन कॉमोडिटीज एंड सर्विसेज। जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो कॉमोडिटीज एंड सर्विसेज पे लगता है।
It is levied on commodities at the time of manufacture or purchase or sale or import or export thereof. यानी commodities यानी बेटा गुड्स के ऊपर ये टैक्स कब लगता है? जब या तो गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहा हो, या परचेज हो रहा हो, या उसकी सेल हो रही है, या उसे इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जा रहा है. इंपोर्ट का मतलब क्या होता है बेटा? कि हम कोई गुड्स या सर्विसेज अपनी कंट्री के बाहर से इंडिया में लाते हैं, वो कहलाता है इंपोर्ट. और अपना कोई गुड्स या सर्विसेज हम अपनी इंडियन कंट्री से वो बाहर भेजते हैं तो वो होता है एक्सपोर्ट. डिटेल में इसकी हम डेफिनेशन जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट वो समझेंगे हम जब कवर करेंगे कस्टम्स एक्ट. ठीक है, नेक्स्ट. Hence, it is also known as commodity taxation. It is also levied on provision of service. इस वजह से indirect taxes क्या कहलाते हैं? Commodity taxation कहलाते हैं. और ये जो टैक्स है वो सर्विसेज पर भी लगता है. लास्ट लाइन में ये बताया गया है. नेक्स्ट, शिफ्टिंग ऑफ बर्डन. जो जीएसटी होता है, जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, उसमें क्या करते हैं हम? बर्डन यानी किसका बर्डन? टैक्स का बर्डन वो शिफ्ट करते जाते हैं. और अल्टीमेटली कौन पे करता है? वो पर्सन पे करता है टैक्स को जो उस गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करता है. इस पॉइंट में ये बात है. There is a clear shifting of tax burden in respect of indirect taxes. For example, GST paid by supplier of the goods is recovered from the buyer by including the tax in the cost of the commodity. वो कहते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है? क्लियर शिफ्टिंग होती है टैक्स की, वन पर्सन टू अनदर पर्सन. और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जीएसटी में साफ दिखाई देता है कि जो सप्लायर है गुड्स का वो टैक्स किससे रिकवर करता है? उस बायर से रिकवर कर रहा है जो बायर उस गुड्स को या सर्विस को खरीद रहा है. ठीक है. नो परसेप्शन ऑफ डायरेक्ट पिंच. तो इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स पेयर है उसे ऐसा नहीं लगता कि उसके ऊपर कुछ टैक्स बर्डन लगा दिया गया है. सिंपली होता क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो प्राइस है उसी में इनडायरेक्ट टैक्सेस को इनबिल्ट कर दिया जाता है. और कभी कभी जो पेयर होता है, टैक्स पेयर, उसे पता ही नहीं चलता कि वो एक्चुअली गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है. बट अगर हम बात करें डायरेक्ट टैक्स की, उसमें जो टैक्स पेयर होता है उसे एक तरीके की फीलिंग आ जाती है कि वहां गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है. नेक्स्ट पॉइंट इज इन्फ्लेशनरी. इनडायरेक्ट टैक्सेस जो होते हैं बेटा हमारे गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज किए जाते हैं. तो जिस वजह से क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगने की वजह से कमोडिटीज और सर्विसेज के प्राइस जो होते हैं कभी कभी क्या हो जाते हैं? इन्फ्लेशनरी होते हैं यानी बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट इज वाइडर टैक्स बेस. जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उनका टैक्स बेस जो होता है वो वाइडर होता है. चूंकि ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है इस वजह से इनका जो बेस होता है वो वाइडर हो जाता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट टैक्सेस. प्रमोट्स सोशल वेलफेयर. हाई टैक्सेस आर इम्पोज ऑन द कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट. जो हार्मफुल प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर हाई टैक्सेस इम्पोज किए जाते हैं. जैसे अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स या टोबैको प्रोडक्ट्स, इन प्रोडक्ट्स के ऊपर जो जीएसटी या इनडायरेक्ट टैक्सेस का रेट होता है वो हाई होता है. दूसरी बात, जो अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स या टोबैको प्रोडक्ट्स है इन्हें सिन गुड्स भी कहा जाता है. नेक्स्ट, रिग्रेसिव इन नेचर. इसे हम पहले भी कर चुके हैं. एक फीचर है इनडायरेक्ट टैक्सेस की, क्या होते हैं? ये रिग्रेसिव होते हैं. यानी जो रेट होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस का वो सेम होता है सभी कंज्यूमर के लिए. उसमें ऐसा नहीं होता कि एक कंज्यूमर की अगर टैक्स एबिलिटी हायर है तो उसके ऊपर हाई टैक्स लगेगा, हाई टैक्स रेट लगेगा, या एक टैक्स पेयर की टैक्स एबिलिटी लो है तो उसके ऊपर लो टैक्स रेट लगेगा. ये सिंपल इक्वल लगते हैं सभी कंज्यूमर के ऊपर इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी टू पे टैक्सेस. ओके, नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया. यानी जीएसटी इंडिया में कैसे आया उसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, उसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि आया कैसे जीएसटी. ठीक है बेटे, समझते हैं. आइए. तो बेटा जीएसटी का जो कंसेप्ट था उसका श्रेय जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट को, एनडीए गवर्नमेंट को. ईयर 2000 में जो गवर्नमेंट थी वो थी श्री अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए गवर्नमेंट. और उस समय वो एक कंसेप्ट लेके आए जीएसटी का और उन्होंने उसके लिए एक कमेटी को डिज़ाइन किया जीएसटी के लिए कि जो कंट्री में जीएसटी का मॉडल बनेगा वो कैसा बनेगा, उसके लिए कमेटी बनाई गई. 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और टास्क फोर्स बनाई जो किसके अंडर बनी? विजय केलकर. और विजय केलकर जी ने बताया कि 2004 में कि जो जीएसटी है पूरे इंडिया में नॉशनल बेसिस पे फुली इंटीग्रेटेड वे में एप्लीकेबल हो जाना चाहिए. लेकिन सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, गवर्नमेंट चेंज हुई. 2004 के बाद इलेक्शंस आए और अब जो गवर्नमेंट थी वो थी यूपीए गवर्नमेंट.
तो जो यूपीए गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय के थे श्री पी चिदम्बरम जी। तो पी चिदम्बरम जी जब अपना यूनियन बजट दे रहे थे 2006 और 7 का, उस समय उन्होंने अनाउंस किया कि जो जीएसटी है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी 1 अप्रैल 2010। हाउएवर ऐसा नहीं हो पाया और फिर धीरे धीरे जो ये डेट थी इसे एक्सटेंड किया गया। सेवरल डेडलाइंस ऐसे इस तरह से मिस होती रही कि जीएसटी आने वाला है, जीएसटी आने वाला है, जीएसटी आने वाला है, बट जीएसटी 2014 तक अभी तक नहीं आया था। नेक्स्ट 2014 में अगेन इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस में एनडीए गवर्नमेंट आई और इस बार के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे श्री नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लेके आए। इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की क्या जरूरत थी ये हम समझेंगे जब हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कि जीएसटी लाने के लिए इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को हम क्यों लेके आए, क्यों एनडीए गवर्नमेंट इस कॉन्स्टिट्यूशन बिल को 2014 में लेके आई थी। चलिए, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन बिल 2014 लेके आए। 122nd अमेंडमेंट बिल था ये जीएसटी के ऊपर और इसे पार्लियामेंट में पेश किया गया 19 दिसंबर 2014। सब्सिक्वेंटली इसे लोकसभा में जो है वो पास हो गया ये बिल 6 मई 2015 को और राज्यसभा में ये बिल पास हुआ 3 अगस्त 2016 को। ठीक है बेटा। सब्सिक्वेंट टू रेटिफिकेशन ऑफ द बिल बाय मोर देन 50% ऑफ द स्टेट। तो प्रेसिडेंट की जब असेंट मिली वो डेट थी 8 सितंबर 2016, यानी 2 साल लग गए। लगभग 2014 में आया था, 19 दिसंबर को पार्लियामेंट में पास हुआ था और 6 मई 2015 को ये पास हुआ लोकसभा से और राज्यसभा से हुआ 3 अगस्त 2016। तो 8 सितंबर 2016 को फाइनली ये बिल जो है वो पास हुआ और ये कहलाया कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016। इसके बाद से इंडिया में जीएसटी आने का रास्ता साफ हो गया। ठीक है। 2016 के बाद आया ईयर 2017। अब 2017 में हुआ क्या? 27 मार्च 2017 को जो सेंट्रल के जीएसटी लेजिस्लेशन थे, यानी सेंट्रल ने जीएसटी के लिए जो लॉ बनाए थे, लोकसभा में उन्हें पास करने के लिए पेश किया गया। तो कौन कौन से बिल थे जो सेंट्रल जीएसटी लेजिस्लेशन का पार्ट थे? वो थे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल 2017, जिसे हम बोलते हैं सीजीएसटी बिल 2017, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल आईजीएसटी बिल 2017, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल्स यानी यूटीजीएसटी बिल 2017 एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट बिल 2017, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लिए कंपनसेशन जो है, एक कंपनसेशन टू स्टेट करके एक बिल ड्राफ्ट किया गया जो 2017 का था, वो भी ये लोकसभा में पेश किए गए। 27 मार्च को पेश किए गए और ये जो बिल थे वो तीनों पास हो गए 29 मार्च 2017 को। पास होने के बाद इन्हें 12 अप्रैल 2017 को मिली प्रेसिडेंट की एसेंट और ये कहलाए सीजीएसटी एक्ट 2017, आईजीएसटी एक्ट 2017, यूटीजीएसटी एक्ट 2017 एंड जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट 2017। स्टेट की देखा देखी उसके बाद राज्यों ने भी अपने स्टेट लेजिस्लेचर में एसजीएसटी एक्ट पास करने शुरू कर दिए। एसजीएसटी क्या है? स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। तो सबसे पहले जो उसमें स्टेट थे वो थे तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, गोवा और बिहार। ये कुछ स्टेट थे जिन्होंने सबसे पहले पास किए अपने जीएसटी लॉ स्टेट के अकॉर्डिंग। By 30th June 2017, all state and UTs had passed their respective SGST and UTGST Act. 30 जून 2017 तक सभी जितने भी स्टेट थे और यूटीज थे उन्होंने अपने SGST और UTGST एक्ट पास कर लिए थे। देखिए बेटा, मैं आपको इसमें एक चीज समझाना चाहता हूं। जो SGST होता है यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, ये स्टेट वाइज अलग अलग होते हैं। हर स्टेट के एसजीएसटी एक्ट अलग है। सेंट्रल का जो एक्ट है वो है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट, वो सेंट्रल का एक ही एक्ट है। ठीक है। यूटीजीएसटी एक्ट वहां पे काम करता है जहां पर यूनियन टेरिटरीज हैं विदाउट लेजिस्लेचर, यानी यूटीज में वो यूटीज जहां पर उनका अपना कोई विधानसभा नहीं है। जैसे दिल्ली भी यूटी है बट दिल्ली में अपनी विधानसभा है, दिल्ली का अपना मुख्यमंत्री बनता है। तो ऐसी यूटीज जहां पे मुख्यमंत्री नहीं बनते
उसमें यूटीजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल होता है। ठीक है बेटा, समझ आ गया। तो 30 जून 2017 तक सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ने अपने एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एक्ट पास कर दिए थे, बट जम्मू और कश्मीर को छोड़कर, जम्मू और कश्मीर ने ये एक्ट नहीं पास किया था अभी तक। तो हुआ क्या, अब 1 जुलाई 2017 से इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया गया और एप्लीकेबल कर दिया गया। 1 जुलाई 2017 वो डेट थी जहां पर जीएसटी एक्ट को इंडिया में एप्लीकेबल किया गया, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर। बाद में जम्मू और कश्मीर ने अपना एसजीएसटी बिल जो है पास कर लिया और एसजीएसटी एक्ट एप्लीकेबल कर लिया, और 8 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉ जम्मू एंड कश्मीर में भी एप्लीकेबल हो गया। तो ये थी कहानी बेटा जीएसटी की, कि जीएसटी इंडिया में कैसे आया, कैसे वो एप्लीकेबल हुआ। और अगर हम इसे एक चार्ट के थ्रू समझे, एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझे, तो ये फ्लो चार्ट बनता है। सबसे पहले 2000 ईयर में उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कंसेप्ट लेके आए थे, किसका, जीएसटी का कंसेप्ट, और उन्होंने उसके लिए एक कमेटी ड्राफ्ट की थी, और 2004 में एक टास्क फोर्स बनाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और उस सेंट्रल गवर्नमेंट के किसके अंडर थी वो, विजय केलकर जी के अंडर। तो विजय केलकर जी ने कहा था कि 2004 में कि हाँ जीएसटी जो है इंडिया में एप्लीकेबल हो जानी चाहिए फुली इंटीग्रेटेड वे में, नोशनल बेसिस पे। इतना ठीक है। चलिए 2006-07 की बात करते हैं, जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी 2006 और 7, यूपीए गवर्नमेंट आई थी। उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे श्री पी चिदम्बरम जी। उन्होंने अपने जब यूनियन बजट दे रहे थे 2006-07 का, तो उन्होंने बोला था कि जो जीएसटी है वो एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 से। हाउएवर जो गाइडलाइंस, हाउएवर ये जो डेट थी वो समहाउ एक्सटेंड होती रही, और 2014 में नई गवर्नमेंट आई, तब तक भी एप्लीकेबल नहीं हुआ था। 2014 में नई गवर्नमेंट आई जिसने कॉन्स्टिट्यूशन 122nd अमेंडमेंट बिल ये इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में, और ये बिल जो था वो अगस्त 2016 में क्या बन गया था, कॉन्स्टिट्यूशन 101 अमेंडमेंट एक्ट ये बन चुका था। इसके बाद बात करते हैं सितंबर 2016 की। सितंबर 2016 में फर्स्ट जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई। जीएसटी काउंसिल क्या होती है, ये कैसे काम करती है, ये भी हम समझेंगे फर्दर जैसे जैसे जीएसटी पढ़ते जाएंगे। ठीक है। मार्च 2017 में क्या हुआ, जीएसटी काउंसिल ने रेकमेंड किया कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस बिल वो है होना चाहिए, तो उन्होंने वो रेकमेंड कर दिया। अप्रैल 2017 में सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस एक्ट पास हो गए। मई 2017 में तो जो मई 2017 में जीएसटी काउंसिल ने रेकमेंड किए रूल्स के लिए, तो फिर रूल ड्राफ्ट हुए, जीएसटी के एक्ट के साथ साथ रूल्स ड्राफ्ट हुए। उसके बाद तो 30 जून 2017 तक सभी स्टेट जो थे उन्होंने अपने एसजीएसटी बिल जो थे वो पास कर लिए थे, और एसजीएसटी एक्ट सबके बन चुके थे। बट जम्मू और कश्मीर ने 30 जून 2017 तक कोई भी एसजीएसटी लॉ अपने जो लेजिस्लेचर है उसमें पास नहीं किया था। 1 जुलाई 2017 ये वो हिस्टोरिक डेट है जिस दिन जीएसटी लॉन्च हुआ था, जिस दिन जीएसटी एप्लीकेबल हो गया था ऑल ओवर द इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में कब हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में जो एक्ट एप्लीकेबल हुआ जीएसटी लॉ वो हुआ 8 जुलाई 2017 को, और आज तक जो है वो जीएसटी की जर्नी अब तक चल रही है, एंड द जर्नी कंटिन्यूस। ठीक है। चलिए, अब ये सारी चीजें तो हमने समझ ली कि जीएसटी जो है इंडिया में कैसे आया, क्या हुआ। अब जीएसटी आने के बाद क्या क्या सारी चीजें हुई, क्या ऐसा हुआ कि कौन से एक्ट जो थे वो पहले हुआ करते थे उसके बाद खत्म हो गए। तो जीएसटी आने के बाद मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे वो जीएसटी लॉ में सबज्यूम्ड हो गए थे। जैसे उस जीएसटी आने से पहले एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे टैक्सेस थे जो चला करते थे। जीएसटी जो ये एक्ट था, जो ये लॉ था, सबसे पहले जिस कंट्री में एप्लीकेबल हुआ था वो कंट्री थी फ्रांस। फ्रांस में ये जो एक्ट था वो सबसे पहले एप्लीकेबल हुआ था ईयर 1954 में। तो आप सोच सकते हैं कि कौन से ईयर में फ्रांस में एप्लीकेबल था और इंडिया में कब आया। हमारे इंडिया में कब आया, 2017, और फ्रांस में कब आया, 1954। यानी आप अगर देखें तो 63 इयर्स बाद ये एक्ट जो है वो इंडिया में आया। आज की डेट में अगर बात करें तो 160 कंट्रीज से भी ज्यादा की जो कंट्रीज हैं उन्होंने जीएसटी या वैट एक्ट को एप्लीकेबल कर लिया है अपने देश में।
ज्यादातर जो कंट्रीज हैं वहां पर एक सिंगल टैक्स एप्लीकेबल होता है। सिंगल टैक्स एप्लीकेबल का मतलब क्या होता है बेटा, वहां पे एक यूनिफाइड जीएसटी है, वहां पे दो लॉ नहीं बनते। हमारे यहाँ पर क्या है, सेंट्रल का अलग है जीएसटी, स्टेट का अलग लॉ है, तो दोनों जो है कंबाइन होके लगाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर काम करता है। हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर काम करता है। जिन कंट्रीज में फेडरल स्ट्रक्चर नहीं है, वहां पे फेडरल पॉलिटिक्स नहीं है, तो उस कंट्रीज में सिंगल जीएसटी काम करता है। हमारे यहाँ पर ड्यूअल जीएसटी का कंसेप्ट है। तो कंसेप्ट ऑफ जीएसटी अब हम स्टार्ट करने वाले हैं, पढ़ते हैं क्या होता क्या है, व्हाट इज जीएसटी। तो आइए एक बार समझते हैं कि जीएसटी होता क्या है। फर्स्ट जो पॉइंट है वो है वैल्यू एडिड टैक्स। जीएसटी जो होता है वो वैल्यू एडिड टैक्स होता है। जीएसटी इज ए वैल्यू एडिड टैक्स लेविड ऑन मैन्युफैक्चर, सेल एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी ये वैल्यू में ऐड हो जाता है। फॉर एन एग्जांपल, सपोज एक गुड्स है जिसकी वैल्यू है 1 लाख रुपीस। कितनी वैल्यू है, 1 लाख रुपीस के गुड्स हैं। अब हम बात करें तो बेटा दो तरह की जो होती है, सप्लाई होती है। सप्लाई, आज की क्लास के लिए आप सप्लाई समझे, सप्लाई यानी सेल। जब आप सेल कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट की, वो सप्लाई। वैसे सप्लाई का जो कंसेप्ट है बहुत वाइड है, जब हम सप्लाई करेंगे तो उसमें मैं समझाऊंगा, लेकिन चूंकि ये आपके लोगों की एक बेसिक क्लास है, एक इंट्रोडक्शन है जीएसटी के लिए, तो आप आज के लिए मान के चले कि सप्लाई मीन्स आप एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, सेल्स की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। सिंपल, आप एक सप्लायर है, आप गुड्स जो है वो सेल कर रहे हैं, तो आज के लिए मान के चलिए आपके लिए वो है सप्लाई। तो होती क्या है सप्लाई, दो तरह की होती है बेटा। एक होती है इंट्रा स्टेट सप्लाई, और दूसरी जो सप्लाई होती है वो होती है इंटर स्टेट। दोनों में डिफरेंस क्या है, इंटर स्टेट का मतलब होता है इसमें जो सप्लाई होगी वो दो स्टेट के बीच में होगी, स्टेट 1 एंड स्टेट 2, और ये जो इंटर स्टेट होगी ये विद इन स्टेट होगी, एक ही स्टेट के अंदर होगी। ठीक है, तो बेटा जब हम लगाते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई, तो उसमें लगते हैं हमारे सीजीएसटी के अकॉर्डिंग रेट और एसजीएसटी के अकॉर्डिंग रेट, दो रेट लगते हैं उसमें। और जब हम करते हैं इंटर स्टेट तो सिंपल लगता है आईजीएसटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं बात करता हूं कि आप विद इन स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स की वैल्यू है 1 लाख, तो उस केस में अब जीएसटी लगेगी कितनी। अब जो जीएसटी लगने वाली है वो जीएसटी है, एसजीएसटी लगेगी। सपोज जीएसटी का जो रेट है वो है 18% रेट है, तो उस केस में एसजीएसटी एट द रेट 9%, और दूसरी हमारी सीजीएसटी एट द रेट 9%, दोनों इक्वल लगती हैं ये। तो इस केस में ये 9% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9,000, और ये हो गया 9,000, ये हो गया 1,18,000। तो बेसिकली क्या हो गया, जो वैल्यू थी उसमें ऐड हो गया, ये वैल्यू थी 1 लाख, उसमें जीएसटी ऐड हो गया, तो 18,000 यानी वैल्यू एडिड टैक्स होता है ये। ठीक है बेटा, तो ये था वैल्यू एडिड टैक्स। उसके बाद आता है कंटिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट। पुराने जो हमारे टैक्स लॉज हुआ करते थे उसमें कंटिन्यूअस चेन नहीं हो पाती थी टैक्स क्रेडिट की, कंटिन्यूअस टैक्स क्रेडिट हमें नहीं मिल पाता था। टैक्स क्रेडिट होता क्या है बेटा, कैसे हम करते हैं। टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है कि जो टैक्स पे किया है सप्लायर ने अपनी परचेज पर, यानी अगर उसने कोई गुड्स खरीदा है और उस पर वो टैक्स दे रहा है, ठीक है, तो जब वो परचेज करता है किसी गुड्स की और ऑलरेडी उस पर वो टैक्स पे कर चुका है, तो उसका वो क्रेडिट ले लेता है। ये जब हम पढ़ेंगे चैप्टर आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो वहां हम उसे डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो जो जीएसटी होता है उसमें कंटिन्यूअस चेन मिलती है टैक्स क्रेडिट की। नेक्स्ट, बर्डन बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो जीएसटी एक्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, जो बर्डन होता है वो टैक्स का, उसे बोर्न कौन करता है, जो फाइनल कंज्यूमर होता है। अल्टीमेटली पे कौन करेगा, कंज्यूमर पे करता है। नो कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस, यानी इसमें सिर्फ सिंगल एक ही जीएसटी का टैक्स लगता है और कोई टैक्स के ऊपर टैक्स, फर्दर टैक्स नहीं लगता। प्रीवियस लॉज में क्या हुआ करता था बेटा, अगर कोई गुड्स बिक रहा है तो उसके ऊपर पहले लगता था एक्साइज ड्यूटी, फिर उस पर लगते थे वैट के बाद फिर अगर कोई इंटर स्टेट हो रही है तो उस केस में सीएसटी आ जाता, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लगते रहते थे। तो जीएसटी में ऐसा नहीं है, सिंपल एक ही जीएसटी लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नीड फॉर जीएसटी इन इंडिया। क्या जरूरत थी जीएसटी को इंडिया में लाने की, यानी क्या डेफिशिएंसी थी हमारे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था जीएसटी आने से पहले, उसमें क्या कमियां थी जिस वजह से ये जीएसटी लाया गया। तो अब बात करते हैं उन रीजंस की जिस वजह से जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में। डबल टैक्सेशन ऑफ ए ट्रांजैक्शन, डबल टैक्सेशन लग जाया करता था ट्रांजैक्शन को, गुड्स भी मान लेते थे और सर्विस भी मान लेते थे, जिस वजह से उस पर वैट भी लग जाता था और सर्विस टैक्स भी लग जाता था।
था। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर वॉज लाइबल टू बोथ वेट एंड सर्विस टैक्स। सॉफ्टवेयर पर वेट भी लगता था और सर्विस टैक्स भी लगता था, यानी उसे गुड्स भी मान रखा था और सर्विस भी मानी हुई थी। तो इस वजह से एक प्रॉब्लम ये आती थी कि डबल टैक्सेशन लग रहा है ट्रांजेक्शन पर। नेक्स्ट, सेनवेट डिड नॉट इंक्लूड चेन ऑफ वैल्यू एडिशन इन द डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेड बिलो द स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। जो सेनवेट हुआ करता था उसे वैल्यू एडिशन की चेन में जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाता था, और ना ही उसका बेटा क्रेडिट जो होता था वेट के अगेंस्ट मिल पाता था, क्योंकि सेनवेट जो था वो सेंटर गवर्नमेंट के अंडर आता था और वेट जो था वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता था। एक ही ट्रांजैक्शन पर सेनवेट भी लगता था, वेट भी लगता था, बट दोनों का क्रेडिट नहीं ले सकते थे आपस में, ना ही किस दोनों को सेट ऑफ कर सकते थे, क्योंकि दोनों की जो लेजिस्लेचर थी वो डिफरेंट थी, क्योंकि जो दोनों एक्ट थे वो अलग अलग गवर्नमेंट जो है वो गवर्न करती थी। सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्न करती थी सेनवेट को और स्टेट गवर्नमेंट करती थी गवर्न वेट को, तो इस वजह से ये भी दिक्कत आया करती थी। सेनवेट एंड स्टेट लेवल वेट वर इसेंशियली वैल्यू एडेड टैक्स, सेट ऑफ वन अगेंस्ट द क्रेडिट ऑफ अनदर वाज नॉट पॉसिबल। जी, जैसा कि हमने बात की कि जो वेट है, सेनवेट है और वेट है, उसका जो सेट ऑफ है वो वन अगेंस्ट अनदर नहीं हो पाता था। एज सेनवेट वॉज अ सेंट्रल लेवी एंड स्टेट लेवल वेट वाज ए स्टेट लेवी, क्योंकि सेनवेट जो था वो सेंट्रल लेवी थी और जो स्टेट लेवल वेट था वो स्टेट लेवी थी। देयर वर सेवरल टैक्सेस इन स्टेट में कई सारे टैक्सेस लगा करते थे, जिसमें थे लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऐसे करके ऑक्ट्रॉय थी, एंट्री टैक्स, ये बहुत सारे टैक्सेस जो थे वो लगा करते थे। वेट ऑन गुड्स वाज नॉट इंटीग्रेटेड विद द टैक्स ऑन सर्विसेज, जो सर्विस टैक्स था वो वेट के साथ इंटीग्रेटेड नहीं था, यानी वेट भी लग रहा है सर्विस टैक्स भी लग रहा है, इस वजह से कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाया करता था। कहीं कहीं जगह ऐसे होता था कि सीएसटी लग रहा है, यानी होता क्या था बेटा, टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स ये लगता था, और इतने सारे टैक्सेस होते थे कि आपस में एक दूसरे का सेट ऑफ पॉसिबल नहीं था। वेट एक्ट जो था वो स्टेट वाइज वेरी करता था, उसे स्टेट संभालते थे, उसके अकॉर्डिंग उसके प्रोविजन देखे जाते थे। सर्विस टैक्स जो था, सीएसटी जो था, सेनवेट जो था, वो सेंटर गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग हुआ करता था। सेंटर गवर्नमेंट जो है उन्हें लेवी करती थी, सेंटर गवर्नमेंट उन्हें अलग से चार्ज करती थी। जीएसटी आने से पहले जो प्रीवियस टैक्स लॉ सिस्टम था बेटा, एक तरीके से एक मकड़ी का जैसे जाल होता है ना, वैसे था। टैक्स लग रहा है, एक टैक्स लगा, उसके ऊपर फिर टैक्स लग गया, अब वो गुड्स जा रहा है तीसरी जगह, उसके ऊपर फिर टैक्स लग गए थे। उस केस में प्रॉब्लम जो थी दोनों पार्टीज को आती थी, एक तरफ गुड्स महंगा हो गया और दूसरी तरफ जो लॉज हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड उनके प्रोविजन हुआ करते थे, तो जिस वजह से ये जो चीजें चल रही थी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। तो इस वजह से जीएसटी लॉ लाए, तो जीएसटी आने के बाद फिर बहुत ही सिंप्लीकेशंस हो गया, बहुत ही सारी चीजें थी वो खत्म हो गई। आइए नेक्स्ट, नॉन इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल लेवीज इन स्टेट वैट सच एज लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। होता क्या था बेटा, जो स्टेट का वैट एक्ट हुआ करता था उसमें कई सारी जो लोकल लेवीज थी वो इंक्लूड नहीं होती। ये लोकल लेवीज कौन लगा, लोकल अथॉरिटीज लगाया करती थी। लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, यानी लोकल अथॉरिटीज के अपने अलग टैक्स थे, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स ये उनके हुआ करते थे। स्टेट का अलग हुआ करता था, सेंट्रल का अलग हुआ करता था, और टैक्स के ऊपर टैक्स भी हुआ करता था। Cascading of taxes on account of first levy of non-vettable CST and inclusion of Senvat in the value for imposing VAT. Cascading हो जाया करती थी, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाया करता था। No Senvat after manufacturing stage. Non-integration of VAT and service tax. VAT और सर्विस टैक्स आपस में कोई तालमेल ही नहीं था। VAT भी लग रहा है, सर्विस टैक्स भी लग रहा है। कई जगह ऐसे केसेस आते थे। डबल टैक्सेशन ऑफ ए ट्रांजेक्शन एंड बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, जैसे कि हमने एग्जांपल किया ही था कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर में डबल टैक्सेशन लगा करता था, उसे गुड्स भी ट्रीट किया जा रहा है, उसे सर्विस भी ट्रीट किया जा रहा है। तो बेसिकली ये सारी कमियां थी जीएसटी आने से पहले। अब जब जीएसटी आया तो अब देखिए हुआ क्या, जीएसटी अ क्योर फॉर इल्स ऑफ एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स रेजिमे। तो बेटे ये थी हमारी आज की क्लास। अब आप इसे रिवाइज करें। इन केस आपकी आती है कोई प्रॉब्लम तो आप हमें कर सकते हैं व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करता है आप उस नंबर पर करिए व्हाट्सएप नंबर है 8287377353। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में।